न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक बने झारखंड हाईकोर्ट के 18वें मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल ने लोक भवन में दिलाई शपथ। कई गणमान्य रहे मौजूद। 28 नवंबर तक रहेगा कार्यकाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आज। पेसा नियमावली के मुद्दे पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने सरकार पर फिर साधा निशाना। रिंग रोड जमीन घोटाला मामले में धनबाद, रांची और देवघर में कई जगहों पर एसीबी की दबिश। हजारीबाग में फायरिंग मामले में आपराधिक गिरोह के 10 सदस्य पकड़ाए। और महिला एचआईएल में रांची रॉयल्स ने हासिल किया तीसरा स्थान। खिताबी भिड़ंत कल। अंतर विश्वविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक ने आज झारखंड उच्च न्यायालय के 18वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। झारखंड लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। न्यायमूर्ति सोनक का कार्यकाल इस वर्ष 28 नवंबर तक रहेगा। इससे पहले वे मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। Of the Jharkhand High Court at Ranchi, having been appointed Chief Justice of the Jharkhand High Court at Ranchi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment Perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will. perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And that I will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. Thank you. सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज दूसरा दिन है। आगामी 11 जनवरी तक चलने वाले इस पर्व को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। भारत की सनातन संस्कृति, सभ्यता और हजारों वर्षों के गौरवशाली इतिहास को खुद में समेटे सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि भारत की अडिग श्रद्धा, संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक भी है। सोमनाथ एक बार फिर से नया इतिहास रच रहा है, जिसका साक्षी सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि पूरा भारत बन रहा है। गुरुवार से शुरू हो गया है ऐतिहासिक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। एक 1000 वर्ष पूर्व जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेकों हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा।
इसी मौके पर साल भर चलने वाले स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हुआ है। खास बात यह है कि 2026 में ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं, जो इसे और भी खास बनाता है। इस पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर में लगातार 24 घंटे ओंकारनाथ का जाप हो रहा है। पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण में ढल गया है। समुद्र तट पर खड़ी नावों को विशेष लाइटिंग से सजाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को एक अलौकिक दृश्य का अनुभव हो सके। कार्यक्रमों की बात करें तो इस दौरान पहले 2 दिन 72 घंटों का अखंड ओंकार जाप, अंतराल में शंखनाद, महाआरती और भक्ति संगीत होगा, जबकि 10 जनवरी को अखंड ओंकार जाप का उद्यापन, शंखनाद, महाआरती, भक्ति संगीत, भव्य ड्रोन शो होगा। 11 तारीख को महाअभिषेक, महाआरती और शौर्य यात्रा का आयोजन होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को वहां मौजूद रहेंगे। हजारों की संख्या में लोग पूरे भारत से सोमनाथ पधारे हुए हैं। ऋषि कुमारों के शंखनाद के साथ, संतों के मौजूदगी के साथ, हजारों की संख्या में एक साथ ओम नमः शिवाय के जप सोमनाथ में पढ़े जा रहे हैं। और खास तौर पे ये जाप में आने वाले 2 दिनों में लाखों लोग देश भर में जुड़ेंगे। पीएम ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में संदेश दिया और कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की अडिग आस्था, सांस्कृतिक एकता और पुनरुत्थान की प्रतीक गाथा है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों से ज्यादा महापर्व से जुड़ने की अपील की। जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण हुआ था। इसके बाद आने वाली शताब्दियों में मंदिर पर बार बार आघात हुए, लेकिन हर बार भारत की सभ्यतागत चेतना और भक्तों की अटूट श्रद्धा ने इसे फिर से खड़ा किया। आक्रमणों का उद्देश्य आस्था को तोड़ना था, पर परिणाम इसके विपरीत निकला। सोमनाथ हर बार पहले से अधिक सशक्त होकर उभरा। किस तरीके से सोमनाथ का हमारा मंदिर बार बार आक्रांताओं के शिकार होने के बावजूद दोबारा एक नक्षत्र की तरह बार बार उभरा है, 17 बार नष्ट होने के बाद भी। और प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत अपने केवल आर्थिक शक्ति के आधार पर नहीं लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर भी अग्रसर होगा। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि शाश्वत सभ्यतागत भावना का प्रतीक है, जिसे 17 बार तोड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद आस्था अटूट रही। सहस्राब्दी से भी अधिक समय से करोड़ों श्रद्धालुओं के हृदय में सोमनाथ मंदिर और इसकी भव्यता जीवित है। सौराष्ट्र का स्वाभिमान सोमनाथ जब खुद पर हुए हमले के 1000 वर्ष पूरे कर रहा है, तब इसकी श्रद्धा, संस्कृति और स्वाभिमान के सम्मान में किया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इसे और खास बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। झारखंड मंत्रालय में शाम 4 बजे से यह बैठक बुलाई गई है। इस दौरान विकास और जन सरोकार के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से पहले राज्य कैबिनेट की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज का आज उद्घाटन करेंगे। अस्पताल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि इस सौगात से सरायकेला खरसावा सहित कोल्हान क्षेत्र के मरीजों को और बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल पाएगी। पेसा नियमावली के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। जामताड़ा के फतेहपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पेसा नियमावली के नाम पर राज्य सरकार ने आदिवासियों को छलने का काम किया है। इसमें पेसा कानून की मूल भावना गौण है। श्री सोरेन ने स्थानीय लोगों को सोहराई पर्व की शुभकामनाएं भी दी। जो हमारा रूढ़ी जन प्रथा
विधि, धार्मिक, सामाजिक, इस पेशा में उसको कौन कर दिया। बड़ा आदिवासी को बड़ा घात दिया, बड़ा ही बड़ा धोखा दिया इसे। गठबंधन सरकार ने आदिवासी को बहुत बड़ा धोखा दिया। इससे पहले संथाल जाने के क्रम में चंपाई सोरेन का धनबाद के मैथन में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने पेशा नियमावली के मुद्दे पर कहा कि हेमंत सरकार ने आदिवासियों के साथ तो धोखा किया है। जनजातीय समाज के हक हकूक के लिए जल्द बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पेशा जो कर देना, पेशा माने यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। रूढ़िजन प्रथा, विधि, धार्मिक, सामाजिक जो हमारा प्रथा है, जो संविधान हमको संरक्षण दिया है, वो मूल भावना को ही खत्म कर दिया है। और हमारा जो प्रमुख होता है समाज का, माझी, परगना, मानकी मुंडा, पढ़ा राजा, अतु मुंडा, उसका विकल्प में कोई अनजान को घुसा दिया है। झारखंड विधानसभा की सदाचार समिति ने गढ़वा में योजनाओं की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान समिति के सभापति विधायक रामचंद्र सिंह ने कामकाज पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि अनुकंपा और लंबित मामलों की समीक्षा की गई है। जिला प्रशासन का काम सराहनीय रहा है। मंत्री बनाए जाने के सवाल के जवाब में श्री सिंह ने कहा कि वे हर दायित्व को स्वीकार करने को तैयार हैं। लगभग 20 था, लेकिन सब लाइन में है और लगभग सब कुछ मुख्यालय गया है। एक कुछ डॉक्यूमेंट्स के चलते ही था, तो उनको हमने कहा कि कितना जल्दी आप करेंगे। उनसे बात हुई और मुख्यालय में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ से जो मुख्यालय गया है, तो मुख्यालय में जब हम मीटिंग करेंगे तो वहाँ बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लगभग हमें लगता है कि 20 के आसपास था जो सब लाइन में है। तो यहाँ का कोई उस तरह का दिक्कत जिला से नहीं है, जिला से लोग भेज दिया। रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में 11 जनवरी को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में कल बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर जरूरी निर्देश दिए। एसीबी ने रिंग रोड जमीन घोटाला मामले में आज अहले सुबह धनबाद, रांची और देवघर में कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान मामले से जुड़े लोगों के ठिकानों पर एसीबी की टीम ने कागजात और डिजिटल डिवाइस खंगाले। बताया जा रहा है कि रिंग रोड परियोजना के तहत किसानों और रैयतों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन भुगतान प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर हेरफेर की गई। एसीबी द्वारा अनुसंधान के सिलसिले में दर्जनों लोगों को हिरासत में भी लेने की खबर है। हजारीबाग में पुलिस ने फायरिंग मामले में एक आपराधिक गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 5 देसी पिस्टल, कारतूस समेत कई अन्य चीजें बरामद की गई हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शूटर हैं, कई लोग वेपन लाते थे, सप्लाई करते थे, कैरी करते थे। तो ये पूरा मॉड्यूल हम लोगों ने बस्ट किया है। 5 वेपन भी रिकवर किया है, जो पिस्टल्स हैं 7.65 का और बोर का और 9 mm का। साथ में 17 गोली भी हम लोगों ने बरामद किया है। तो ये पूरा मॉड्यूल हम लोगों ने खत्म। धनबाद के झरिया चास नाला स्थित सेल के हापड़ में हाईवा से दबकर एक ड्राइवर की मौत हो गई। सूचना मिलने पर विभिन्न ट्रेड यूनियन के नेता घटनास्थल पर पहुंचे और मैनेजमेंट तथा ट्रांसपोर्टरों की लापरवाही को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आश्रितों के लिए नियोजन और मुआवजे की मांग की। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इतना दबाव, ये एनएस आई हुई गाड़ी है, सिग्नल गाड़ी है। ये गाड़ी
इतना स्पीड में जो सेल का कुछ नियम कानून होना चाहिए कि हापड़ में किस तरह गाड़ी खाली हो, उसमें गाड़ी में हेल्पर भी नहीं है। तो सारा सर ये चीज़ देखना चाहिए। ये कोई साहब नहीं, कोई नहीं रहता यहाँ, कोई मतलब नहीं। ये आदमी अपना गाड़ी को अनलोडिंग करके आ गया है, कुछ बोला कोई कोयला फंसा या कुछ, उसके वजह से वो नीचे उतरा हैंड ब्रेक लगा के उतरा। तो उसके बाद वो पत्थर को ही किया, करने के तो गाड़ी ढुल गई। गाड़ी ढुला तो उस वजह से वो गाड़ी को रोकने की कोशिश किया, रोकने की कोशिश कर में दोनों गाड़ी में वो टकरा गया, उसका हो गया। हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य मेले में मरीजों को कई तरह की स्वास्थ्य सेवा मिली। बरही प्रखंड में आयोजित इस एक दिवसीय स्वास्थ्य मेले में सुबह से ही मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने यहां मुफ्त जांच, दवा वितरण और परामर्श जैसी सुविधाओं का लाभ लिया। डॉक्टर गायनी प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य मेले के माध्यम से ओपीडी सेवाएं, सामान्य चिकित्सा, दवा वितरण, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, किशोरी स्वास्थ्य, एनसीडी क्लिनिक, टीबी, कुष्ठ रोग, मलेरिया और फाइलेरिया की जांच की गई। 26 क्लिनिक हम लोग यहाँ पर लगाए हुए हैं, 26 तरह का स्टॉल, जिसमें सारे लोग को, हर फैकल्टी के लोग को जांच होगी। जांच के साथ हम लोग जहाँ जहाँ देना है लोगों को सलाह, उसको सलाह देंगे। लोगों का वैक्सीनेशन भी हो रहा है, एनसीडी भी क्लिनिक लगी हुई है, बीपी, शुगर और ये सारी चीज़ दे के सबसे ज़्यादा लोग को हम लोग ये जानकारी दे रहे हैं कि आपको कैसे आपकी लाइफ स्टाइल रहनी चाहिए। स्वास्थ्य मेले में पहुंचे मरीजों का कहना है कि इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से उन्हें एक ही स्थान पर कई तरह की जांच और इलाज की सुविधा मिल रही है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की। अभी तो हम यहाँ पे, मेरा सिर्फ एलर्जी हो जाता है, थोड़ा ये जो स्किन का इलाज करवाने आए हैं। हम आज यहाँ पे पता चला था कि हमारे अनुमंडलीय अस्पताल में शिविर लगा हुआ, कैंप लगा हुआ है, तो ऐसे नॉर्मली सर्दी जुकाम के लिए आए थे। बाकी मेरा पेट में गांठ जैसा हो गया है, तो हम उसको दिखवाने के लिए आए थे। तो सर से बात करने के बाद मैडम से बात हुआ, मैडम बोली कि मंडे को हॉस्पिटल आने के लिए, हॉस्पिटल में अच्छे से चेकअप हो जाएगा। वहीं जिला उपाध्यक्ष किशोर यादव ने आम जनता से अपील की कि अधिक से अधिक लोग इस तरह के स्वास्थ्य मेलों में भाग लेकर निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और जागरूक बने। हर लोगों को, जो गांव देहात से, दूर दराज से लोग आते हैं, उनका फ्री इलाज है, सबसे बड़ा मकसद यही है। और मैं यहाँ पर सभी अनुमंडलीय अस्पताल के सभी भाई बंधु से मैं ये कहता हूँ कि आपके जो अनुमंडल में इलाज हो रहा है वह फ्री है, इसमें कोई पैसा लगने की कोई बात नहीं है और इसमें इलाज आप लोग का करावें। निशुल्क जांच, इलाज और परामर्श के माध्यम से न सिर्फ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिली, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। हजारीबाग से नितेश की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश में विकास की लंबी लकीर खींची जा रही है। प्रगति समीक्षा बैठक ने देश में नई परिपाटी शुरू की है। लंबे समय से रुकी पड़ी योजनाएं भी बुलेट की रफ्तार से पूर्ण हो रही हैं। एम्स गुवाहाटी में भी इसका जीवंत उदाहरण है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स गुवाहाटी को 24 मई 2017 को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृति मिली। 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। असम के चांगसारी में 189 एकड़ में फैला ये संस्थान आज राष्ट्रीय महत्व के स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। करीब 1123 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट का वर्चुअल उद्घाटन 14 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री ने किया। ये 7 बहनों के क्षेत्र का पहला एम्स है, जिसने पूर्वोत्तर भारत को पहली बार अपने ही क्षेत्र में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराईं। हालांकि निर्माण कार्य समय पर आगे बढ़ा, लेकिन भूमि विकास, बिजली, जल आपूर्ति और स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट जैसी बुनियादी सुविधाओं में देरी ने परिचालन तैयारियों को प्रभावित किया।
ये तकनीकी नहीं बल्कि विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय से जुड़ी चुनौतियां थीं। यही निर्णायक भूमिका निभाई प्रधानमंत्री के प्रगति प्लेटफॉर्म ने। यहाँ प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश था, परियोजनाओं में देरी का मतलब है देश के नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं में देरी। इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रगति के बाद लंबित कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता मिली। कैबिनेट सचिवालय, DPIIT और PMO स्तर पर नियमित निगरानी शुरू हुई, जिसके बाद एम्स गुवाहाटी ने तेजी से पूर्ण संचालन की ओर कदम बढ़ाया। PMO ऑफिस ने इस पर काफी संज्ञान लेकर के प्रगति के बारे में उन बीच में फीडबैक लेते रहे। तो कैबिनेट ने और DPIIT ने इस बारे में काफी मीटिंग्स करी। 2025 के अंत तक 750 बेड का अस्पताल पूरी क्षमता से कार्यरत है। 25 स्पेशलिटी और 11 सुपर स्पेशलिटी OPD के साथ साथ NICU और अत्याधुनिक सर्जिकल सुविधाएं आज एम्स गुवाहाटी में हैं, जबकि यहां 60% मरीजों का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। गुवाहाटी का एम्स जो है बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो मेरे घर से आकर यहाँ पर जो सुविधाएं मिली है बहुत बढ़िया है। सब सुविधा आयुष्मान से ही हो रहा है, सब दवाई वगैरह सब आयुष्मान से ही मिल रहा है। तकनीक के क्षेत्र में न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम, स्वास्थ्य ऐप और 2025 में शुरू हुई अत्याधुनिक कैंसर चिकित्सा सुविधाएं एम्स गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख चिकित्सा केंद्र बना रही हैं। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे वो हार्ट डिसीज हो, चाहे इमरजेंसी और ट्रॉमा हो, चाहे वो जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, चाहे कार्डियक स्टेंटिंग हो, ये सब सारी सुविधाएं आज लोगों को उनके डोर पर अवेलेबल हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एम्स गुवाहाटी इस बात का प्रमाण है कि प्रगति प्लेटफॉर्म केवल समीक्षा का मंच नहीं बल्कि निर्णय, दिशा और डिलीवरी का सशक्त माध्यम है, जो नीतियों को जमीनी हकीकत में बदलता है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। देवघर उपायुक्त ने आज वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, CCTV कैमरे एवं अग्निशमन यंत्रों, VVPAT हॉल, BU हॉल के साथ आवश्यक पहलुओं का जायजा लिया। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों के अनुपालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवघर उपायुक्त के निर्देश अनुसार समाहरणालय परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर समाहर्ता हीरा कुमार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए फरियादियों की बातें सुनी और शिकायतों की जांच कर शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। लातेहार जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत आज चंदवा मैक्सुल्स्कीगंज सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 वाहन चालकों से कुल 62,000 रुपए जुर्माना वसूले गए। त्योहारों के मद्देनजर गुमला जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान चलाया गया। इसमें अस्वच्छता पर अर्थदंड लगाया गया, खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे गए। साथ ही आमजनों से फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की अपील की गई। लातेहार जिले के बारेसाई थाना अंतर्गत लाटू खुजरुम सुदूरवर्ती गांव में सशस्त्र सीमा बल 32वीं वाहिनी की ओर से नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जरूरतमंद लोगों में कंबल, कपड़ा, स्पोर्ट्स किट जैसे सामग्रियों का वितरण किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर के गोपाल मैदान में 9 से 11 जनवरी तक 3 दिवसीय साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने समस्त जिलावासियों में से उत्सव में सम्मिलित होकर इसे सफल बनाने की अपील की है। पलामू जिले के छतरपुर थाना अंतर्गत साराई डी मोड़ के पास से दुकान में हुए लूट की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। घटना को अंजाम देने के लिए प्रयोग किए गए पिस्टल को भी बरामद किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस पर आज देश के विभिन्न हिस्सों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों ने
उत्कृष्ट कौशल से देश का मान बढ़ाया है। भारत और दुनिया भर में बसे भारतीयों के बीच ये दिन सेतु का काम करता है। हर साल 9 जनवरी को मनाया जाने वाला ये दिवस न सिर्फ महात्मा गांधी के स्वदेश वापसी से जुड़ा है, बल्कि प्रवासी भारतीयों के भारत के विकास में योगदान को भी सम्मान देता है। अर्थव्यवस्था, संस्कृति और वैश्विक प्रभाव में प्रवासी भारतीयों की भूमिका अहम है। रांची में कल महिला HIL का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। SG पाइपर्स और बंगाल टाइगर्स के बीच होने वाले इस फाइनल मुकाबले को लेकर खेल प्रशंसकों में उत्सुकता बनी हुई है। इधर रांची रॉयल्स ने कल SG पाइपर्स को एक मुकाबले में 5-2 से हराकर HIL में तीसरा स्थान हासिल किया। सूरमा क्लब का इस बार HIL में प्रदर्शन निराशाजनक रहा। रांची में इन दिनों फुटबॉल का रोमांच भी दिख रहा है। पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग जारी है। संबलपुर और रामेश्वरम विश्वविद्यालय ने अपने अपने मैच जीते। इस दौरान दर्शकों ने टीमों का उत्साह बढ़ाया। महिला प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण आज से शुरू हो रहा है। नवी मुंबई में शाम 7:30 बजे से मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच उद्घाटन मैच खेला जाएगा। का चौथा संस्करण आज से शुरू हो रहा है। पहला मैच मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। 5 टीमों के बीच खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 22 मैच होंगे, जो 28 दिनों तक चलेंगे। लीग स्टेज के बाद 3 फरवरी को एलिमिनेटर और 5 फरवरी को फाइनल मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा। इस बार टूर्नामेंट के मैच सिर्फ 2 जगह नवी मुंबई और वडोदरा में खेले जाएंगे। हर टीम लीग स्टेज में 8 मैच खेलेगी। प्रतियोगिता का फाइनल 5 फरवरी को वडोदरा में होगा। एनसीसी की पहल पर वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन देश के विभिन्न हिस्सों से गुजरकर अपनी मंजिल राष्ट्रीय राजधानी की ओर बढ़ रही है। फतेहपुर में रात्रि विश्राम के बाद इस दल को कानपुर के लिए रवाना किया गया, जहां कानपुर पहुंचने पर इस साइक्लोथॉन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। साइक्लोथॉन के प्रतिभागी इस दौरान उत्साह से लबरेज नजर आए और साहस, एकता तथा राष्ट्रीय चेतना का संदेश दिया। और अब बात मौसम की। राज्य में शीतलहर और ठंड का प्रकोप बरकरार है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी राज्य के पश्चिमी और मध्यवर्ती इलाकों में कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। इधर ठंड और शीतलहर की वजह से राज्य के सभी स्कूलों को अब सरकार ने 10 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। अंत में जाते जाते देखते हैं सोशल मीडिया की दिलचस्प और खास झलकियां। भारत माता के करोड़ों संतानों का अजय स्वाभिमान है श्री सोमनाथ महादेव की पावन धरती। वर्ष 1026 से सोमनाथ का विध्वंस करने की कुटिल कोशिशें बार बार हुई, लेकिन ये विध्वंस की नहीं, 1000 साल की अटूट आस्था की गाथा है। अनगिनत सनातनियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उसी सनातनी शौर्य के 1000 वर्षों का महापर्व है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, जिसमें गूंजेगा 72 घंटों का अखंड ओमकार, बहेगी आध्यात्मिक संगीत की रसधार और आकाश में ड्रोन शो के जरिए जीवंत होगी श्री सोमनाथ की आदि अनंत महागाथा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में सोमनाथ की सांस्कृतिक गौरव यात्रा के साक्षी बने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक बने झारखंड हाईकोर्ट के 18वें मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल ने लोक भवन में दिलाई शपथ। कई गणमान्य रहे मौजूद। 28 नवंबर तक रहेगा कार्यकाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आज। पेसा नियमावली के मुद्दे पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने सरकार पर फिर साधा निशाना। रिंग रोड जमीन घोटाला मामले में धनबाद, रांची और देवघर में कई जगहों पर एसीबी की दबिश। हजारीबाग में फायरिंग मामले में आपराधिक गिरोह के 10 सदस्य पकड़ाए। और महिला एचआईएल में रांची रॉयल्स ने हासिल किया तीसरा स्थान। खिताबी भिड़ंत कल। अंतर विश्वविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता जारी।